आज हमारा क्वेश्चन है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर व्हाट इज इंटर प्लीडर सूट एंड व्हाट आर इट्स कंडीशन। प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है आपके पास इंटर प्लीडर सूट, उसके कंडीशंस क्या होती हैं, उसके बार क्या होते हैं और कौन कौन इंटर प्लीडर सूट जो है वो दायर नहीं कर सकता। तो चलिए फटाफट से समझते हैं इंटर प्लीडर सूट को। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं, एक नहीं बल्कि 3 एग्जांपल देंगे ताकि आप भी ज्यादा से ज्यादा मैटर जो है एग्जाम में बना सके। मान लीजिए कि एक पर्सन है, ये आपके पास हमने ए पर्सन ले लिया, दैट इज प्लेंटिफ हियर। इसको कहीं पर जाते हुए मार्केट में एक बॉक्स मिल जाता है या एक पर्स मिल जाता है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक ज्वेलरी बॉक्स मिल गया या एक पर्स मिल गया, ठीक है। उसमें काफी डिटेल है कि वो पर्सन किसका है। तो ए जो है वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देता है जिसमें वो कहता है कि मुझे ये नहीं रखना, जो भी इसका असली ऑनर है वो यहाँ आकर इसको ले जाए, राइट। अब क्या होता है, उस न्यूज़पेपर की एड पढ़कर एक ये पर्सन है बी महाशय जी, ये कहते हैं जी मेरा पर्स है, ये कहते हैं मेरा है भाई, मेरे को दे दो। उतनी ही देर में सी भी उसी पर्स पर क्लेम करने के लिए आ जाते हैं और कुछ फैक्ट बी बताते हैं, कुछ फैक्ट सी बताते हैं। अब ए जो है वो काफी कंफ्यूज है कि भाई कौन है असली ओनर, अगर गलत बंदे को दे दिया तो वो दूसरा बंदा जो है मेरे सर चढ़ जाएगा। तो अब ए के पास क्या चाह रहा है, ए उस प्रॉपर्टी को उसके सही ओनर को देना चाहता है। भाई अगर गलत इंसान होता तो वापस ही नहीं देता ना। तो न्यूज़पेपर में उसने ऐड डाली और कहा कि ये जिसका भी पर्स है, इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो अपना आकर ले जाओ। तो बी भी आता है, कहता है मेरा पर्स है, सी कहता है मेरा पर्स है, बी भी कुछ फैक्ट्स बताता है, सी भी कुछ फैक्ट्स बताता है, बट ए जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाता। तो ऐसे केस में जो ये प्लेंटिफ है, अब यहाँ पर दो क्लेमेंट हो गए, दो क्लेम करने वाले पर्सन हो गए बी और सी, राइट। तब ऐसे केस में सही ऑनर डिसाइड करने के लिए एक सूट दायर किया जाता है कोर्ट में, जो कि ए के द्वारा दायर किया जाएगा, उसे बोला जाता है इंटर प्लीडर सूट। एग्जैक्टली इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है आपस में, और प्लीडर मतलब इस केस में जो ये प्लेंटिफ ने दायर करा है, इसमें ए का बी और सी से कोई झगड़ा नहीं है। असलियत में ये जो प्लीडर्स हैं, मतलब जो ये डिफेंडेंट हैं, इन्हीं के बीच में ये डिसीजन लेना है। असलियत में तो ये केस इन दोनों के बीच में ही है। आप आगे भी पढ़ेंगे कि प्लेंटिफ ने ये सूट दायर करा, कभी कभी कोर्ट क्या करता है, जो प्लेंटिफ है उसे बाद में डिस्चार्ज कर देता है कि आप जा सकते हैं, अगर आपको कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जो भी आपका खर्चा पड़ा, तो आप इस जो सूट्स है उससे आप बाहर जा सकते हैं। और अब हम कोर्ट के तौर पर ये डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टी या फिर ये जो भी चीज है, चाहे वो ज्वेलरी बॉक्स है या जो भी चीज अभी हम आपको बताएंगे, किसका है। तो बेसिकली जो दो प्लीडर्स हैं, जो दो डिफेंडेंट्स हैं, उनके बीच में ये डिसीजन लिया जाता है कि इसका असली ऑनर कौन है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर प्लीडर सूट, राइट। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसी को। अब मान लीजिए कि ये जो ए पर्सन है, इसने किसी भी डी पर्सन से एक लोन ले रखा था। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का इसने लोन ले रखा था और ये उस पर इंटरेस्ट भी पे करता था। अब कुछ अनफॉर्चुनेट चीजों की वजह से जो है डी की डेथ हो जाती है, क्लियर। अब जो डी की डेथ हो जाती है उसके बाद इस अमाउंट का जो है रीपेमेंट पीरियड आ चुका है। तो यहां पर जो ये एक्स है, ये आ जाता है ए के पास कि मैं डी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, ये जो 1 लाख रुपए हैं तुम्हें मुझे देने हैं। उधर वाई भी आ जाता है, वाई कहता है नहीं, मैं डी का प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, डिसीज पार्टनर का मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो आप ये 1 लाख रुपए मुझे देंगे। अब 1 लाख रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है और ए यहां पर नहीं जानता कि इसका असली ऑनर कौन है। तो ऐसे केस में ए ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि एक्स उसका असली ऑनर है या वाई उसका असली ऑनर है, तो ए के पास ये रेमेडी आप समझ सकते हैं, ये एक ऑप्शन है सिविल प्रोसीजर कोड में कि जो ए है वो कोर्ट में जाकर एक्स और वाई, ये जो दोनों जने उस अमाउंट को क्लेम कर रहे हैं, उस क्लेम के खिलाफ में इंटर प्लीडर सूट जो है वो डाल सकता है और कोर्ट डिसाइड करेगा प्रॉपर फैक्ट्स और एविडेंस देखकर कि जो डी है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रियल में कौन है, एक्स है या वाई है। और फिर ए को एक्स और वाई का जो पेमेंट है, जिसको भी देना है, जो भी इसका रियल ऑनर डिसाइड होगा कोर्ट की तरफ से, वो पेमेंट उसको दी जाएगी। तो आप आई थिंक दोनों एग्जांपल से समझ चुके हैं कि इंटर प्लीडर सूट क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर प्लेंटिफ की वो प्रॉपर्टी नहीं है, प्लेंटिफ ने कोई बहुत ज्यादा कब्जा भी नहीं कर रखा, जैसे कि हमने ज्वेलरी बॉक्स का एग्जांपल दिया, या फिर हम आपको ये 1 लाख रुपए की पेमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये ए का पैसा नहीं है, ये उसका लोन है और ये उसने वापस करना
करना ही था। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो क्लेम करने वाली पार्टीज होती हैं वो दो से ज्यादा आ जाती हैं, एक से ज्यादा आ जाती है, सिंपल शब्द है एक से ज्यादा आ जाती है। और जो प्लेंटिफ है वो इस सिनारियो में नहीं होता कि वो डिसाइड कर पाए कि इन दोनों में से भाई असली ओनर कौन है, इन दोनों में से किसको ये प्रॉपर्टी या फिर ये अमाउंट या फिर ये जो भी बॉक्स है, कोई भी चीज हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे कार या फिर फोन या फिर पर्स की हमने बात करी, या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे कि कोई लैंड हो गया आपके पास, या फिर अमाउंट भी हो सकता है जैसे अभी हमने 1 लाख रुपए का आपको अमाउंट दिया। तो जब प्लेंटिफ को ये कंफ्यूजन होता है, प्लेंटिफ ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि असली क्लेमेंट कौन है, असली ऑनर कौन है, तो वो कोर्ट में जो प्लीड डालता है, जो सूट डालता है, उसे बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट। तो आई होप आपको एग्जांपल से क्लियर रहा हो। अब हम इसकी डेफिनेशन और इसकी कंडीशंस देखते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो चलिए आप देखते हैं क्या डेफिनेशन है। अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको दे रखी है जो आप समझ चुके होंगे। इफ प्लेंटिफ फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, एक्चुअली में यहाँ पर प्लेंटिफ का कोई झगड़ा नहीं है डिफेंडेंट्स के साथ, कोई भी ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है और डिफेंडेंट कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसा नहीं। वो कह रहा है ये प्रॉपर्टी आप लोगों की है लेकिन मुझे नहीं पता कि आप दोनों में से रियल ऑनर कौन है। तो इसलिए कहा जाता है इफ प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट या फिर कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट टू सेलेक्ट द एक्चुअल ऑनर, देन इट इज नोन एज इंटरप्लीडर सूट। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है उसमें ये प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे जो चीजें मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लैंड वगैरह, और आपके पास ये अमाउंट ऑफ डेट भी हो सकता है। क्लियर? चलिए अब जानते हैं कि कंडीशंस इन्वॉल्व क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। आप एसेंशियल्स भी बोल सकते हैं इनको कि क्या एसेंशियल्स है या क्या एसेंशियल कंडीशंस है जब इंटरप्लीडर सूट दायर किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो कोई प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट ही नहीं है तो मतलब ही नहीं बनता इंटरप्लीडर सूट का। तो कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और अमाउंट सम ऑफ मनी भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर डिस्प्यूट है भी तो प्रॉब्लम इसलिए राइज होती है क्योंकि यहाँ दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट्स आ जाते हैं या दो से ज्यादा लोग क्लेम करने आ जाते हैं सेम प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। और बोथ डिफेंडेंट क्लेम द सेम प्रॉपर्टी, वो सभी के दोनों या फिर दो से ज्यादा जो भी है वो सेम प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं, राइट। और जो कस्टडी है उस प्रॉपर्टी की, अभी फिलहाल के लिए वो कस्टडी या पोजेशन आप कह सकते हो, वो जो सामान है वो किसके पास है, प्लेंटिफ के पास है। तो प्लेंटिफ उसके असली ऑनर को ही वो प्रॉपर्टी जो है वो देना चाहता है, और इससे पहले वो कंफ्यूज है, तो ऐसे केस में वो कोर्ट में इंटरप्लीडर सूट दायर करता है। इसके अलावा पांचवी कंडीशन है, प्लेंटिफ को कुछ और नहीं चाहिए, प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में, सिर्फ अगर उसका उस प्रॉपर्टी को संभालने में या फिर इस सूट को दायर करने में जो भी कॉस्ट यानी जो खर्चा आया है उसको सिर्फ और सिर्फ उस कॉस्ट की रिकवरी करनी है। इसके अलावा उस प्लेंटिफ का कोई भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है, यानी वो ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या मुझे इसमें हिस्सा दे दिया जाए। इस तरीके के केस को इंटरप्लीडर सूट नहीं कहा जाता, राइट। फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि वाकई में प्लेंटिफ के पास कोई प्रॉपर्टी है और दो क्लेमेंट आ जाते हैं, दो से ज्यादा क्लेमेंट आ जाते हैं और प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उस प्रॉपर्टी में, तो ऐसे केस में जो प्लेंटिफ होता है वो इंटरप्लीडर सूट जो है वो डिफेंडेंट के बिहाफ पर, आप या कह सकते हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है वो फाइल कर देता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर कोल्यूजन मतलब कोई भी झगड़ा जो है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं है, राइट। ये जो झगड़ा भी है ये किसके बीच में है, डिफेंडेंट्स के बीच में आपस में झगड़ा है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का कोई भी आपस में झगड़ा नहीं है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है वो आपको याद रखना है कि कब, यानी इंटरप्लीडर सूट कब दायर नहीं किया जा सकता, यानी बार और रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लीजिए कि दो पार्टीज आपके पास लड़ रही थी और अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी जो डिफेंडेंट्स हैं उनके बीच में कोई भी सूट ओरिजिनली चल रहा था इस प्रॉपर्टी के क्लेम को लेकर, तो प्लेंटिफ इंटरप्लीडर सूट नहीं डाल सकता। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो 1 लाख रुपए का जो अमाउंट था उसको लेकर डी का असली रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, पहले ही एक्स और वाई झगड़ा कर रहे हैं, उनका सूट चल रहा है ओरिजिनली, तो जो प्लेंटिफ है वो इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप कोर्ट की बात करेंगे तो उसमें ये भी दे रखा है कि जो एजेंट है वो भी अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो है वो इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं कर सकता। इसके अलावा जो टीनेंट होता है वो भी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जो है वो इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं कर सकता, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है जब इंटरप्लीडर सूट कोर्ट में जाता है, तो क्या होता है।
तो जनरली कोर्ट क्या करता है, जो फर्स्ट हियरिंग होती है कोर्ट की, उसमें कोर्ट प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर देता है ताकि प्लेंटिफ जो इसमें टाइम और जो चीजें उसकी बर्बाद हो रही हैं वो ना हो। तो जनरली अगर प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो कॉस्ट का भी इतना इंटरेस्ट नहीं रह रहा, तो प्लेंटिफ अगर डिस्चार्ज रिक्वायर करता है और कोर्ट को अगर फिजिबल लगता है कि प्लेंटिफ की अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो प्लेंटिफ को उस हियरिंग से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और फिर जो कोर्ट है वो क्लेमेंट्स के बीच में एडजुडिकेट करता है, यानी डिसीजन लेता है कि असली टाइटल उस प्रॉपर्टी का किस पर है। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।